नमस्कार, LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी, लिखनी है नई कहानी, जिसे युवाओं के साथ संवाद के माध्यम से लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो चलिए चलते हैं इसके अगले अध्याय पर, जो है ताकत मत मांगो, देखो कि क्या तुम कमज़ोर हो। तो इस अध्याय के माध्यम से हम अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली हमारी तुलना किसी से करती है तो हमें कमज़ोरी महसूस होती है, या हम किसी की बराबरी न कर पाते हैं तो कमज़ोरी महसूस होती है। तो जानेंगे कहाँ हमें ताकत की ज़रूरत है और कहाँ हम कमज़ोर हैं। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर ताकत पाने के लिए क्या किया जाए? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, तुम में ताकत ही ताकत है, कमजोरी कहाँ है? तुम्हें क्यों लगता है कि कोई खास ताकत होनी चाहिए तुम्हारी? जरूर कमजोरी का कुछ एहसास है जिसके कारण ताकत की बात कर रहे हो। ताकतवर कहाँ ताकत की बात करता है? वे कहते हैं कि कभी किसी स्वस्थ आदमी को देखा है स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए? स्वास्थ्य की चर्चा तो बीमारी की मौजूदगी में ही की जाती है। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य कब याद आता है? जब बीमार होते हैं। तो क्यों बात कर रहे हो ताकत की? कमजोरी कहाँ है? और अगर ताकत की बात कमजोरी के एहसास से निकली है तो पहले क्या आया? कमजोरी का एहसास। तो क्यों ना उसी की बात करें, क्योंकि अगर कमजोरी का एहसास न हो तो ताकत की बात छिड़ेगी ही नहीं। कमजोरी का एहसास कहाँ से आया? किसने तुम्हें कहा कि तुम कमजोर हो? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर कहा किसी ने नहीं, बस कभी कभी अंदर से ही ऐसा लगता है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, तुमसे जो पहली बात मैंने कही तुमने उसे ठीक से समझा क्या? यह सवाल ही कौन पूछता है कि मुझ में कोई ताकत है या नहीं? यह कौन पूछता है जिसको लग रहा होता है कि वो कमजोर है? तुम्हें लगना कब शुरू हुआ कि तुम कमजोर हो, और किन किन तरीकों से यह तुम्हें एहसास हुआ कि तुम कमजोर हो? यहाँ तक बात साफ थी कि जो कमजोर नहीं है वो ताकत की बात करेगा ही नहीं। वे कहते हैं कि तुम दिन में कितनी बार सोचते हो अपनी किडनी के बारे में, और अगर किडनी में कोई बीमारी हो जाए तो कितनी बार सोचोगे? दिन में कितनी बार अपने दांत पर जीभ फेरते हो, और अगर दांत हिलने लग गया तो कितनी बार फेरोगे? तो पहले क्या आता है, जीभ का फेरना या दांत का हिलना? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, दांत का हिलना। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, कमजोरी का एहसास पहले आता है ना? तुम्हें कमजोरी का एहसास कैसे हुआ? तुम्हें इस बात को बहुत गहराई से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पकड़ोगे नहीं तो एहसास तुम्हें बार बार कराया जाएगा और कराया जाएगा, बल्कि रोज ही कराया जाता है, कभी प्रकट रूप से तो कभी प्रत्यक्ष। और ज़्यादा खतरनाक तब होता है जब चोरी छुपे कहा जाता है कि तुम कमज़ोर हो। बोलो, किन तरीकों से हमारे मन में यह बात डाली जाती है कि हम कमज़ोर हैं? कैसे डाली जाती है? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर सार्वजनिक रूप से हमारा अपमान करके मीडिया में जो विज्ञापन आते हैं जिनमें उत्तम एक छवि दिखाई जाती है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं। और अगर मुझे कोई कुछ काम करने से रोकता है तो मुझे कमज़ोरी का एहसास होता है, या जब कोई किसी से तुलना करता है तो कमज़ोरी महसूस होता है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, और गहरे जाओ। ऐसा कैसे होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो 20 साल का होते ही यह सोचना शुरू कर देता है कि मुझ में कोई खोट है, कोई कमज़ोरी है? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस तरह की है कि आप एक दूसरे से तुलना करने लगते हो। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि उसके जैसा बनो, उसके जैसा करो। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, पर एक बात बताओ, अगर 10 लोग हैं तो यह तो पक्का ही है ना कि अगर परीक्षा ली जाए तो उसमें से किसी के सबसे ज़्यादा अंक आएंगे और किसी के कम। और अगर 10 लोग खड़े हैं तो यह भी पक्का है कि कोई सबसे ज़्यादा लंबा होगा और कोई सबसे ज़्यादा छोटा भी होगा। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, जी सर। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, तो यह तो पक्का ही है, इसमें एहसास कैसे कराया जाता है कि तुम में कोई कमी है? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर यह बात करके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एक मापदंड रख दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर यह नहीं है तो कुछ नहीं है, और अगर आप उस मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे हो तो आप में कुछ कमी है, और जो मापदंड बनाए भी जाते हैं वो स्वाभाविक नहीं होते। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, बहुत बढ़िया, पर एक बात और समझिए,
कि जब स्वाभाविक मापदंड पर ही तय कर दिया जाए ऊंचा और नीचा, तब बात और खतरनाक हो जाती है। उदाहरण के लिए, तुम इस नस्ल के हो, इस रंग के हो, या तुम्हारा यह लिंग है, या तुम इधर पैदा हुए हो, या इस उम्र के हो, तो बात और खतरनाक हो जाती है। और वो भी होता है, खूब होता है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर जो मापदंड बाहर से आते हैं उनसे पहले जो स्वाभाविक होते हैं वो बहुत पहले ही शुरू हो जाते हैं। जैसे लिंग भेद बचपन से ही शुरू हो जाता है। उस उम्र में बेशक यह पता नहीं होता कि पढ़ाई में कितने अंक चाहिए, पर यह पता होता है कि मैं लड़की हूँ और वो लड़का है, उसके साथ नहीं बैठना है या इसके साथ बैठना है। यह सब तो बहुत पहले से आ जाता है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, ताकत जैसी कोई चीज होती नहीं है अस्तित्व में। तुम्हारे भीतर जो यह मूल्य भी स्थापित कर दिया गया है कि तुम्हें ताकतवर होना चाहिए, यह बिल्कुल बेकार की बात है। क्यों ताकतवर होना चाहिए? वे कहते हैं, जो इस कमरे के बाहर मुर्गा बैठा है उसके पास क्या ताकत है, लेकिन मस्त है ना, उड़ भी नहीं सकता। आज यह मुर्गा बाहर रखे एक गमले को इधर उधर करने लगा तो उसके पीछे से घोंघे निकल पड़े। उनमें क्या ताकत है? पाँव रख दो तो पिचक जाएंगे। तो क्या वो दुखी हैं? उनका मस्त होना ही ताकत है ना उनकी। घास में क्या ताकत है बताओ? और डायनासोर्स में बहुत ताकत थी ना, वो कहाँ गए? मच्छर में क्या ताकत है? पर जितनी दुनिया में आदमियों की आबादी है, हर आदमी पर कुछ नहीं तो कम से कम 50 मच्छर तो होंगे ही। बिना ताकत के ही इतने हो गए। वे कहते हैं कि ताकत की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ यह भाव ना हो कि मैं कमजोर हूँ, यह काफी है। कमजोरी का जवाब ताकत नहीं होती। कमजोरी का जवाब होता है कमजोरी के भाव का ना होना, यही ताकत है। आचार्य जी कहते हैं कि अगर किसी में यह भाव है कि मैं कमजोर हूँ और किसी में यह भाव है कि मैं ताकतवर हूँ, तो यह दोनों बीमार लोग हैं। इतना ही काफ़ी है कि मैं ना सोचूं कि मैं कमज़ोर हूँ, और जो नहीं सोचेगा कि मैं कमज़ोर हूँ वो यह भी नहीं सोचेगा कि मैं ताकतवर हूँ। मैं ना ताकतवर हूँ ना कमज़ोर हूँ, बस हूँ, और इतना काफ़ी है। वे प्रश्नकर्ता से पूछते हैं कि तुम बताओ कि क्यों ग्रहण किया तुमने इन सब बातों को कि तुम कमज़ोर हो। और मैं जवाब इस अर्थ में नहीं मांग रहा हूँ कि तुमने कोई अपराध कर दिया हो। मैं जवाब इस अर्थ में मांग रहा हूँ कि जान जाओगे तो और ज़्यादा ग्रहण नहीं करोगे। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर मैं पढ़ना छोड़ करके सारे काम अच्छे से करता हूँ। आचार्य जी बोलते हैं, अच्छे से माने? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, मतलब पूरे ध्यान के साथ। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है क्या? ठीक लगता है क्या? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, पर माता पिता हमेशा एहसास दिलाते हैं कि पढ़ना जरूरी है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, बेटा जो काम तुम कर ही इस भाव से रहे हो कि हीनता है और मजबूरी है, तो उसमें तुम्हारी हीनता और मजबूरी की ही छाप दिखाई देगी। कॉलेज के लड़कों की उत्तर पुस्तिका को भी देखो तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं लिख रखा होता है, बस यही 2 शब्द लिखे हुए होते हैं, हीनता और मजबूरी। शुरू से लेकर अंत तक उनकी मजबूरी टपक रही होती है कि अगर हमारे बस में होता तो हम कुछ नहीं लिखते इस पुस्तिका में, पर करे क्या? फीस जो दे दी है तो पास होना है, करे क्या? भविष्य का दबाव है, पेट है और डिग्री हासिल करनी है। वे कहते हैं कि तुम्हें उत्कृष्टता कैसे हासिल हो जाएगी? जबरदस्ती से करे हुए काम का नतीजा कोई शुभ नहीं हो सकता, या हो सकता है बताओ? जो काम इस एहसास से निकला हो कि मैं छोटा हूँ और कमज़ोर हूँ, क्या वो काम तुम्हें ऊंचाई पर पहुँचा देगा? काम निकला ही इस भावना से है कि मैं नीचा हूँ, और काम का फल तुम्हें ऊंचाई पर पहुँचा देगा, ऐसा हो सकता है क्या? नीचा मन तो जो भी करेगा वो काम भी नीचा ही होगा। तभी तो मजबूरी से जब उत्तर पुस्तिका में लिखते हो तो उसमें से भी क्या दिखाई पड़ता है? मजबूरी ही दिखाई देती है या उत्कृष्टता दिखाई देती है कि वाह संगीत बह रहा है उत्तर पुस्तिका में? ऐसा तो नहीं होता है ना। आचार्य जी कहते हैं कि कल तुम्हारे कॉलेज में मैंने कहा था, प्यार करो या छोड़ दो। प्यार करो का मतलब समझना। प्यार करो का मतलब यह नहीं होता कि अपनी किताब को चूमने लग जाओ। प्यार करो का मतलब यह भी नहीं होता कि दिन रात किताब का ही ध्यान में रहो। प्यार करो से मतलब होता है कि जब तक साथ में हैं तब तक उसके साथ पूरे तरीके से हैं। बड़ा साधारण सा मतलब है प्यार करने का। अगर मैं अपनी पढ़ाई से प्यार करता हूँ तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे 95% अंक आए।
आचार्य जी बताते हैं कि अगर मैं अपनी भी बात करूं तो जो विषय मुझे बहुत भाते भी थे उनमें भी मैं कोई अव्वल नहीं आता था। हाँ, अंक बुरे नहीं आते थे, अंक हमेशा ही अच्छे आते थे। और जब अंक ही उद्देश्य नहीं है तो अव्वल नहीं आ पाओगे। अव्वल होने के लिए तो फिर अव्वल आने वाली मानसिकता ही चाहिए कि निशाना ही पदक पर है। वैसे ही प्यार करने का बस इतना सा ही मतलब होता है कि जब पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ रहे हैं और यह काफ़ी है। उसके बाद अंक शायद 60% आए या 70% भी आ सकते हैं, या कौन जाने 95% भी आ जाए। 60% का भी मैं हवाला क्यों दूं? 30% पर भी अटक सकते हो तो फिर ठीक है, कभी 30% का भी स्वाद चख लेना। वैसे भी चखते ही रहते होगे, कौन सी आफत आ जानी है। वे कहते हैं कि जैसे अभी तुमने कहा ना कि बाकी काम करता हूँ और वो ठीक ठाक रहते हैं, वैसे ही पढ़ाई को भी कुछ खास मत समझो। जिस सहज भाव से बाकी काम करते हो उसी सहज भाव से पढ़ाई भी कर लिया करो। शांतिपूर्वक पढ़ा और पढ़ने के बाद छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हैं इंटरनेट पर, ठीक है। अभी नहीं पढ़ रहे, और जब नहीं पढ़ रहे तो बस नहीं पढ़ रहे। और कोई अगर तब आकर कहे कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो कहना नहीं पढ़ रहे हैं तो बस नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी मर्जी। ना पढ़ रहे हैं और ना अगले 2 घंटे पढ़ेंगे, और हमें तकलीफ मत देना। ना तुम्हारे कहने से पढ़ेंगे और ना तुम्हारे कहने से पढ़ना बंद कर देंगे। वे कहते हैं ना कमजोरी ना ताकत, बस सहज बहाव। खेलें तो खेलें, पढ़े तो पढ़े, बोले तो बोले और चुप रहे तो चुप रहे। किसी चीज को लेकर ग्रंथि नहीं बांध ली, किसी चीज को मन में चक्कर नहीं कटा रहे हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आया होगा, मुझे अब पढ़ना चाहिए। अरे जब पढ़ना था तब पढ़ लिया, अभी सोच रहे हो क्या कि कल फुटबॉल खेलना है? नहीं सोच रहे ना। वैसे ही यह भी मत सोचो कि कल पढ़ना है। सोचकर करने से कुछ खास नहीं हो जाता। वे कहते हैं कि असल में हम सोचते हैं कि कुछ कर लो, और जो बचे उसे सोच लो। तुम देखो ना कि तुम बिल्कुल यही करते हो कि नहीं। तुम्हें 10 काम करने थे, तुम 4 काम कर लेते हो और बाकी 6 के बारे में सोच लेते हो। तो 4 कर लिया और 6 सोच लिया। कुछ करो और कुछ सोचो, और उम्मीद कुछ ऐसी रहती है कि सोचने से करने की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तुम सोचते ही उसी के बारे में हो जो तुम्हें करना बाकी है। तुम्हें करना होता तो कर डाला होता, करना तुम्हें था नहीं तो तुम क्या करोगे? सोचोगे, और फिर उसमें 1000 तरीके की आफतें हैं। मैं कमज़ोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैंने कर लिया। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये सब मेरी ताकत है, और मैं नहीं कर पाया उससे क्या सिद्ध होता है कि ये सब मेरी कमजोरी है। दुनिया ने वैसे भी 50 बातें तुम्हारे दिमाग में डाल रखी है, और तुम विचारों को ऊर्जा दे करके और तैयार हो जाते हो यही सब सोचने के लिए। कुछ भी खास नहीं है, कभी फेल भी हो सकते हो, तो उसमें क्या हो गया? क्या गजब हो गया अगर फेल हो गए तो? कुछ खास नहीं हो गया। और कभी तुम हो सकता है बड़े अच्छे अंक लेकर के आओ, तो भी क्या हो गया? कुछ खास नहीं हो गया। अगर तुम 4 रोटी खाते हो तो किसी दिन 3 भी खा सकते हो, और किसी दिन 5 भी खा जाते हो। या नहीं होता है ऐसा कि बिल्कुल 4 ही खा जाते हो रोज? या कहोगे कि यह मेरी कमजोरी का सबूत है कि आज 3 ही खा पाया, और ताकत बढ़ रही है तो आज 5 खा गया। मस्त रहो बिल्कुल, तुम बिल्कुल कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर भी नहीं हो। क्या समझ में आया? प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। आचार्य प्रशांत बोलते हैं कैसे हैं, कमजोर हैं या ताकतवर हैं? प्रश्नकर्ता बोलते हैं ना कमजोर हैं और ना ताकतवर हैं। आचार्य प्रशांत बोलते हैं फिर कैसे हैं? हंसते हुए बोलते हैं कि बोलो कि क्यों बताएं, यह कोई सवाल है? काम धंधे की बात करनी है तो करिए। हाँ, यह ठसक जरा विकसित करो, नहीं तो दुनिया चढ़ जाएगी। कोई आकर कहेगा अरे रात भर मुंह डाल लिया करो पानी में, तो रात भर भीग कर जरा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दुनिया का क्या है, वो तो किसी भी चीज को कमजोर बना देगी। तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि इस अध्याय के निष्कर्ष तक तो आप पहुंच ही गए होंगे। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि ना हम कमजोर हैं और ना ही ताकतवर। तो ये बुक समरी, यह अध्याय आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं फिर आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।